नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसको रिसड़ा का जन नेता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आवाज़ पर कम से कम 500 लोग तो जरूर घर से बाहर निकलते हैं। रिसड़ा की राजनीति में उनका बहुत प्रभाव है, तो हम आपको मिलवाते हैं आज अपने विशेष कार्यक्रम आपके सवाल में रिसड़ा के प्रभावी नेता, रिसड़ा के पूर्व वाइस चेयरमैन जनाब जाहिद हसन खान जी से। जाहिद हसन खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। नमस्कार। तो हम आपके साथ शुरू करते हैं अपना विशेष कार्यक्रम आपके सवाल। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने राजनीति की शुरुआत कब की और कैसे की, और भविष्य में आप कहां तक जाना चाहते हैं? हम 1982 में छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किए थे। 1987 में मैं रिसड़ा युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ और 15 साल लगातार प्रेसिडेंट रहा। उस टाइम में आपको वामफ्रंट का राज था। वामफ्रंट के टाइम में यहाँ वामफ्रंट का दुर्ग बोला जाता था। इस इलाके में, जिस इलाके में मैं रहता था, यहाँ का वामफ्रंट का लाल किला था। उस किला में जब मैं राजनीति शुरू किया, उस वक्त हमारे ऊपर 6 से 7 बार हमारे घरों पर बम्बिंग किया गया। हमको राजनीति से रोकने की कोशिश किया गया। फिर भी हम युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते रिसड़ा में अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ। जो हम लोग का जो मदर कांग्रेस का उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन था, उससे मजबूत हमारा युवा कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन था। उस वक्त हमने ऑर्गेनाइजेशन करके यहाँ कांग्रेस को फुल टाइमर की हैसियत से मैंने काम किया और पब्लिक का सेवा किया, और जिस तरह से सोशल वर्क करना चाहा मैंने वर्क किया, और अपने इलाके में प्रभावी होकर मैंने राजनीति शुरू की। और राजनीति को कांग्रेस लौट कर यहाँ आया। और इस इलाके में तो ये मान लीजिए कांग्रेस का प्रभाव बहुत कम था, लेकिन जब से हम लोगों ने कांग्रेस राजनीति में जन्म लिया और कांग्रेस राजनीति किया, तब से ही यह कांग्रेस का प्रभाव बढ़ता गया और यह ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होता गया। इसके लिए मुझे 90 साल में जब मैं पहला बार कैंडिडेट हुआ कांग्रेस का 5 नंबर वार्ड से, उस वक्त मैं जोर जबरदस्ती मुझे हराया गया। उस वक्त कोई वोटर कार्ड का दस्तूर नहीं था। एक व्यक्ति 20 को वोट गुंडागिर्दी करके वोट गिराया और वोट दिया, जिसके वजह से मुझे 30 वोटों से, और जिस बूथ में मैं जीत रहा था उस बूथ को पुलिस के द्वारा 3:30 बजे बंद कर दिया गया और मुझे जोर जबरदस्ती हराया गया। मैं 30 वोट से उस साल 90 साल में हरा था। उसके बाद मेरा राजनीतिक रूप एक अलग तौर पर पैदा हुआ। 27 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ, उसी दिन रिजल्ट हुआ। 30 तारीख को एक बहुत बड़ा कांग्रेस सीपीएम लड़ाई को रूप दिया गया और मुझे एक झूठा केस में फंसा के जेल भेज दिया गया। मैं 7 दिनों के बाद मेरे वकील सिद्धार्थ शंकर राय उस वक्त थे, सिद्धार्थ शंकर राय खड़े हुए, अजीत पाजा खड़े हुए, मेरा बेल हुआ। मैं 2.5 महीना से 3 महीना तक जिला खारिज था। उस वक्त वामफ्रंट का राज था, मैं कलकत्ता रहता था। उसके बाद मैं फिर राजनीति में लौटा यहाँ और मैंने 5 साल और सक्रिय राजनीति शुरू किया, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया, और 95 साल में मुझे 4 नंबर वार्ड से फिर कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। मैं अच्छे वोटों से जीतकर काउंसलर बना। उसी साल मैं 95 में वाइस चेयरमैन बना। पहली बार जीतने के बाद वाइस चेयरमैन बना रिसड़ा म्युनिसिपैलिटी का। मैंने पब्लिक का काम किया। पब्लिक हजारों के तादाद में वो रिसड़ा म्युनिसिपैलिटी में जाते थे। हम लोग उनकी सेवा करते थे और पब्लिक हम लोग के बीच रहते थे। और उस वक्त गुंडा का बोलबाला था वामफ्रंट के राज में। हम लोग जब रिसड़ा म्युनिसिपैलिटी पर कब्जा हुए, हम लोगों ने गुंडागिर्दी रिसड़ा में खत्म किया और आहिस्ता कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया और कांग्रेस एक मजबूत रूप दिया। भविष्य में आप कहां तक जाना चाहते हैं? भविष्य में क्या योजनाएं हैं? हमने भविष्य में जब राजनीति शुरू किया था, मैं सोचा था बहुत ऊपर तक जाऊंगा, राजनीति करूंगा, लेकिन बस्ती इलाके में जिससे राजनीति करने में कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का मजदूरों का इलाका है, गरीबों का इलाका है। पब्लिक का पूरा टाइम देकर पार्टी करना पड़ता है। 24 घंटे पब्लिक के लिए टाइम देना पड़ता है। मतलब कभी भी रात को अगर किसी का फोन आता है, हम लोग कलेक्ट करना पड़ता है, बात करना पड़ता है। जो भी सेवा पहुंचाने की जरूरत पड़ता है हम लोग सेवा पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यहाँ का राजनीति में उलझ कर हम लोग रह गए, आगे नहीं जा पाए, या हमारे राजनीतिक जो प्रभाव था हम उसको साबित न कर पाए, इसलिए हमें आगे राजनीति में चांस न मिला। एक और सवाल कि आप 25 सालों से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो क्या राज है इसका? मैं 25 सालों से 1995 में मैं 4 नंबर वार्ड का काउंसलर था, आपको 2010 तक काउंसलर रहा। जब हम उस बार वो 4 नंबर वार्ड लेडीज हो गया, मुझे 6 नंबर वार्ड में कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया, मैं वहाँ भी जीता। और 7 जनवरी 2012 को मैंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। ममता बनर्जी की तरक्की को रास्ते को देखते हुए, तरक्की के काम को मैंने देखा कि अगर मुझे तरक्की में शामिल होना है, डेवलपमेंट में शामिल होना है, तो मुझे तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना पड़ेगा। उनकी तरक्की को देखते हुए, उनके स्कीम को देखते हुए हमने उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ और तृणमूल कांग्रेस से हम लोग राजनीति करना फिर शुरू किए 2012 के बाद। और उस वक्त मैं राजनीति में इसलिए लाया गया था, मैं टीम ज्वाइन किया था कि मुझे चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं बन पाया, वो हमारी किस्मत समझिए। लेकिन मैं राजनीति के रूप में उसके बाद मुझे 2012 के बाद जब मैं हमारा वार्ड फिर 6 नंबर लेडीज हो गया, कल्याण बनर्जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। कल्याण बनर्जी ने मुझे समझा कि मैं उस लायक हूँ कि इस इलाके में ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। उन्होंने मुझे 5 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवार बनाया और मैं जीत कर फिर 5 नंबर वार्ड में आया। इस टर्म में मुझे 25 साल पूरा हुआ और कल्याण बनर्जी के आशीर्वाद से, ममता बनर्जी के आशीर्वाद से मुझे 29 नवंबर 2016 को ऋषा म्यूनसिपैलिटी का फिर से वाइस चेयरमैन बनाया गया। मैं वाइस चेयरमैन बना और राजनीति शुरू किया। अपने इलाके में पब्लिक सेवा में हम 24 घंटे ही टाइम देते हैं। ऑफिस में आप देखते होंगे, मैं सुबह 9-8 बजे से आपको 11 बजे से 11:30 बजे तक रहता हूँ ऑफिस में। उसके बाद फिर म्यूनसिपल जाता हूँ, म्यूनसिपल से आने के बाद साथ चाय ब्रेकफास्ट का चाय करने के बाद साथ तो फिर ऑफिस में चला जाता हूँ। 10 बजे रात तक पब्लिक सेवा में रहता हूँ। अभी हाल ही में आपको लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के मौके पर हम लोगों ने पब्लिक के साथ अपने द्वारा राशन से लेकर जो भी चीज़ पब्लिक को मुहैया करना था हम लोग ने किया। लॉकडाउन पे हम लोग सवाल पूछेंगे आपसे। अच्छा ठीक है। फिलहाल ये इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप पर विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप क्रिमिनल्स को शेल्टर देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि हुगली जिला में जिस तरह से रिश्ता में मेरा कर्मी के साथ जिस तरह जोगाजोग है, जिस तरह से कर्मी को हमारे हाथ में है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, हुगली जिला में कम ही लोगों के पास, कम ही नेता काउंसलर के पास इस तरह का आपको कर्मी या पार्टी वर्कर मिलेंगे। लेकिन मेरे एक आवाज़ पर हजारों हजार की तादाद में कोई मिছিল हो चाहे कोई प्रोग्राम हो, लोग यहाँ शामिल होते हैं। मुझे यहाँ के लोग तृणमूल कांग्रेस के कर्मी वर्कर मुझे प्यार करते हैं और मेरे साथ हैं। मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्या मजबूत है। आप कभी भी किसी भी मिছিল में चाहे किसी भी प्रोग्राम में आप देखें, जब भी मैं पहुँचूँगा वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हमारे वर्कर पार्टी वर्करों के द्वारा वहाँ भीड़ भाड़ जमा हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो पावर है हमारे ऊपर, इसलिए विरोधी मुझसे खफा होकर मुझे कहते हैं कि वो दबंग लीडर हैं, वो बाहुबली लीडर हैं, वो हजार का है। लेकिन मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने पार्टी वर्करों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता और उनके से जो प्यार मोहब्बत मैं देता हूँ, वो लोग भी मेरे साथ प्यार मोहब्बत करते हैं। और जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन को हम मजबूत किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही कम ही लोगों के पास हुगली जिला में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ये बताइए आप कि विरोधी आपको दबंग कहते हैं, कोई आपको बाहुबली कहता है, आपके समर्थक आपको गरीबों का मसीहा कहते हैं, तो जाहिद हसन खान अपने आप को क्या मानते हैं? मैं हर गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। जिसके साथ अन्याय होता है मैं उसको न्याय देने की कोशिश करता हूँ। अगर न्याय देने में अगर कोई मुझे समझे कि मैं दबंग हूँ, बाहुबली हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जब से यहाँ राजनीति में हूँ मैंने यहाँ क्राइम को ख़त्म किया। मैं इस इलाके में पहले 90 से पहले हीरोइन ड्रग्स वगैरह बिक्री होता था, लेकिन मेरे आने के बाद मैंने यहाँ ड्रग्स को टोटली बंद किया। उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ा,
जिसकी वजह से 90 में मुझे जेल जाना पड़ा। उसी के विरुद्ध लड़ते हुए मुझे जेल जाना पड़ा। आज रिसरा के अंदर में क्राइम शून्य है, 0 है। तो इसके पहले का जब वामफ्रंट का जमाना था उस वक्त क्राइम देखे, और हम लोग का तृणमूल कांग्रेस के जमाना में क्राइम देखे, क्राइम 0 है। और अगर किसी के न्याय करने के लिए, किसी को मदद करने के लिए, अगर मुझे कोई अगर मुझे बाहुबली कहता है या कोई मुझे दमन कहता है, उसका कोई परवाह नहीं। ये विरोधियों के चाल है, विरोधी कहते रहेंगे, लेकिन मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत रखूंगा, ऑर्गेनाइजेशन को और से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जाहिद हसन खान जी, जब आप रिसड़ा के वाइस चेयरमैन बने दूसरी बार, तो उस समय रिसड़ा में क्या क्या प्रॉब्लम थी और आपने उनको सोल्व करने के लिए क्या क्या किया? मैं जब वाइस चेयरमैन बना, इस इलाके में बहुत जगह पर पानी पीने के पंप नहीं था। कल्याण बनर्जी की मदद से हम लोगों ने, हमारे MP की मदद से हम लोगों ने बहुत जगह पंप लगाया। बहुत से रास्ते के अपने कंक्रीट रास्ते हुए, फुटपाथ हुए, जिसमें हमारे चेयरमैन विजय सागर मिश्रा जी भी कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग साथ चलते रहे। तभी हम लोग आज LED लाइट, हम लोग जब 95 में काउंसलर हुए थे, उस वक्त आपको ट्यूब लाइट जलता था, एक जगह से दूसरी जगह देखना मुश्किल होता था। आज अभी हर इलाके में LED लाइट है। आप एक मोड़ से दूसरे 200 की दूरी तक, आप मीटर की दूरी तक देख सकते हैं कौन आदमी खड़ा है, क्या कर रहा है। ये सबसे बड़ा देन है। और आज देखिए CC कैमरा पूरे रिसरा में लगाया गया है, वाईफाई लगाया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को हर तरह की मदद पहुँचाया जा सके। या किसी को म्यूनसिपल में के द्वारा अगर किसी को जरूरत पड़ जाता है कि कोई टेस्ट कराना है, म्यूनसिपल के द्वारा फ्री कर देते हैं हम लोग लखोटिया से, उनको टेस्ट हो जाता है, ब्लड टेस्ट हो, एक्सरे हो, चाहे आपको CT स्कैन हो, सब हम लोग मिल के काम करने की कोशिश करते हैं। रिसरा में जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके पहले मैं 95 से आपको 2010 तक वामफ्रंट के राज में काउंसलर था। हमने इस तरह का कोई डेवलपमेंट या इस तरह का डेवलपमेंट वर्क हमने पहले नहीं देखा। अच्छा, अपने इलाके को लेकर हर नेता का एक ख्वाब होता है, तो आपका ख्वाब आपके इलाके को लेकर क्या है? अपने इलाके को आप कैसा बनाना चाहते हैं? हम अपने इलाके को सबसे बेहतर शांति अमान इलाका अभी बनाया है, और इससे अच्छा इलाका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने इलाका में जिस तरह से पहले पानी पंप नहीं था, पानी पंप लगाया, पूरा सब रास्ते कंक्रीट हो गया, पूरा LED लाइट है सब इलाके में। आप गली में देखिएगा सब जगह कंक्रीट रास्ते हैं, और जगह जगह पर हम लोग ने वृक्ष रोपण किया है, फूल लगाए हैं, गाछ लगाए हैं। इलाके को ब्यूटिफिकेशन के लिए क्लीन और ग्रीन रिसरा को बनाने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उसमें बहुत हद तक 90% से ज़्यादा हम लोग उसमें कामयाब भी हैं। और अब जगह जगह पहले जो सफाई होता था उस वक्त का और अभी का सफाई देखें, 100% आप देखेंगे कि अभी सफाई पहले से बहुत बेहतर है। आप जिस तरह से रिसरा म्यूनसिपलिटी में सफाई होता है, आप दूसरे म्यूनसिपलिटी में इस तरह की सफाई नहीं देख पाएंगे। और हमारे इलाके में कमेटी से हॉल करना चाहता हूँ, इसके अलावा एक माइनॉरिटी कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर करना चाहता हूँ। चूँकि हर जगह जो ट्रेनिंग सेंटर है, आज देखिए माइनॉरिटी के अधिकार के लिए भी, क्योंकि मैं एक सेक्युलर नेता हूँ और माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए उन लोगों के बारे में सोचना भी हमारा ड्यूटी और फर्ज है। तो इसलिए मैं एक माइनॉरिटी ट्रेनिंग सेंटर चाहता हूँ। अगर माइनॉरिटी ट्रेनिंग सेंटर हो, उसके लिए हम लोगों ने स्कीम भेजा है। अगर स्कीम पास हो गया तो हम लोग करेंगे कि आपका कंप्यूटर, आपका टेलरिंग, ब्यूटिशियन जो भी होगा वहाँ पर माइनॉरिटी के लिए हम लोग इंतजाम करेंगे। इसमें हम लोगों ने कल्याण बनर्जी से मदद मांगी है, उम्मीद है वो बराबर ही हर चीज़ में हम लोग को मदद किया है, इसमें जरूर मदद करेगा हम लोग। लॉकडाउन के दौरान आप अपने बस्ती इलाके में गरीबों की कैसे मदद की? हमने लॉकडाउन के टाइम में चावल, आटा, तेल, आलू, प्याज, अपना डिटॉल साबुन, घर घर तक हम लोग जाके हमारा जो काम करने का तरीका था, हम रात में 12 बजे रात को निकलते थे, सुबह तक घरों घरों में जाके, एक आदमी को मालूम नहीं हो कि हम कुछ बांट रहे हैं, जाके घर में खुद पहुंचा देते थे उन लोग को। दरवाज़ा टकटकाते थे, उन लोग दरवाज़ा खोलता था, घरों में सब चावल, आटा, जो भी खाने के सामान हम लोग दे देते थे। इस तरह से लॉकडाउन में बराबर ही हम लोग देते रहे। उसके अलावा बहुत से लोग जो रिसरा के
दूसरे वार्ड से बिलोंग करते हैं, हमारे पास आए, हम उनको भी, उनके लिए भी काम किया, उनके लिए भी किया। इसके अलावा आपको बीच में शुभरात पर गया, माइनॉरिटी इलाका है, लोग चना हलवा बनाने के लिए चना, चीनी, सूजी के लिए आए, चना का दाल, हमने हर चीज़ मुहैया किया। बीच उसके बाद रमज़ान आ गया, रमज़ान में चना वगैरह भी हम लोग दिए, लोगों में मुहैया के तेल दिए कि लोगों को किसी तरह का तकलीफ नहीं, हम लोग कोशिश किए। किसी भी कम्युनिटी के लोग जो हमारे पास आए हों, बोले कि हम वापस गए, उनके पास कुछ पाए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग हर लोगों के साथ रहे और काम किया। यहाँ तक कि किसी का मेडिसिन का जरूरत पड़ गया, दवा का जरूरत पड़ गया, हम लोग उनके लिए दवा भी, पास में पप्पू मेडिकल है, लाखों लाख के तादाद में हम लोगों ने यहाँ से मेडिसिन खरीद कर उन लोगों को दिया है। वो खुद ही बता देंगे, दुकानदार भी है जो पब्लिक लिए है, पब्लिक जो भी पब्लिक आते थे, हम लोग दवा का स्लिप लेकर आते थे, दवा मंगा कर हम लोगों को दे देते। अच्छा, जाहिर हसन खान जी, अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हम लोग का जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर के खिलाफ काम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसका मानते हुए जो भी है फासला है, सही है। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी जज को अगर कोई दबाव डाल के, चाहे कोई एक करके उससे फासला करवाया होगा तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग का विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फासला ही हम लोग के लिए आंखों के मानिंद है कि हम लोग मान लेते हैं सब कुछ। लेकिन अगर इस तरह का हुआ है तो गलत है। अगर मान लीजिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सही है तो हम लोग उसके लिए कोई बात बोलना नहीं चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर बोलना नहीं चाहेंगे। क्या कोर्ट का बात है, कोर्ट जो फैसला दिया, निर्णय दिया, वो हम लोग को मानना है। अच्छा, जाहिर हसन खान जी, ये कोरोना के समय में आप अपनी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? कोरोना के समय में हम लोग खुद मास्क लगाते थे, सोशल डिस्टेंस रखते थे। लॉकडाउन के टाइम में अपने जो मेन ऑफिस में बैठते हैं मैत्री पद में, 3-4 महीने टोटली ऑफिस बंद रखे। तो छोटे से ऑफिस में बैठते थे पब्लिक सेवा के लिए। हम 8 बजे सुबह बैठ जाते थे, सारा दिन बैठे रहते थे, क्योंकि उस वक्त म्युनिसिपल भी जाना नहीं होता था। पब्लिक की सेवा करते थे, जिसको जो ज़रूरत था उसको हेल्प करने की कोशिश करते थे, मदद करने की कोशिश करते थे। और अपने लिए बराबर हम लोग हाथ धोते थे साबुन से। इसके अलावा सैनिटाइजर लगाते थे, मास्क लगाते थे, हैंड ग्लोव भी लगाते थे उस वक्त तक। लेकिन जिस धीरे धीरे डर हम लोग को दिल से निकलते गया। और राजनीति करने में डरने से नहीं होता है। अगर राजनीति करें, हम डरे, अपने लिए सोचे कि अगर हम कुछ करने जाएंगे तो कल हमको ये हो जाएगा। अगर डरते तो आज हम राजनीति में नहीं होते। वामफ्रंट के जमाने से राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से वामफ्रंट का खौफ था लोगों के ऊपर, अगर घर वाले मना करते थे कि आप राजनीति में मत जाओ, वामफ्रंट वाले लोग मार देंगे तुमको, लेकिन हम लोगों ने डर को दिल से निकाल के ही राजनीति में आए हैं। इसलिए कोरोना से डरने से काम नहीं चलेगा। कोरोना से अगर हम लीडर डरेंगे, अगर हम जनप्रतिनिधि डरेंगे या पब्लिक की सेवा करने वाले डरेंगे, तो पब्लिक का क्या होगा? पब्लिक भी डर से घर से नहीं निकलेगा, कोई काम भी नहीं पब्लिक कर पाएंगे, कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पब्लिक की सेवा करने के लिए हम लोग कोशिश किए, और जितना हो सका हम लोगों से हम लोग पब्लिक को सेवा पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, आपसे आखिरी सवाल हम करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप देश के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस आपके चैनल के द्वारा एक ही देश के युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि आज की सरकार जो निजीकरण कर रही है, जो सरकारी रेल, सरकारी आपको एयरलाइंस, LIC सब बिक्री कर दे रही है। आज अगर सब सरकारी चीज़ें बिक्री हो जाए, निजीकरण हो जाए, आज मान लीजिए हम लोग अगर हावड़ा से जाते हैं, रिक्शा से हावड़ा जाते हैं तो 7 रुपया भाड़ा है, मान लीजिए 7 रुपया भाड़ा है। कल का 7 पब्लिक के पास, पब्लिक सेक्टर में जाने के बाद क्या 7 रुपया भाड़ा रहेगा? उसका भाड़ा वृद्धि होगा, पब्लिक पर और एक बोझ बढ़ेगा। तो क्यों नहीं हम जिस तरह से 70 सालों से चला आ रहा है कि सरकारी रेलवे रहा, एयरलाइंस आपको सरकारी रहा, तो आज क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ा बेच देने के लिए? आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को आज उनके पास कोई नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, बहुत से बेकारी है। इस बेकारी को देखते हुए उन्होंने मोदी सरकार जी को लाया था कि मोदी सरकार आएगी, हम लोग के भला होगा, हम लोग को साल में 2 करोड़ नौकरी मिलेगा।
आज क्या हाल है देश का, आप खुद ही देख रहे हैं। देश का जो जिस तरह से गिरावट आ रहा है देश में, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है देश में, इस देश के युवा को भी फैसला लेना है कि हमें आगे क्या करना है, किस सरकार को रखना है जो हम युवाओं को नौकरी देगी, युवाओं को आगे बढ़ाएगी और देश की रक्षा करेगी। युवाओं को सोचना है। जाहिद खान जी, आपने बेहद अपने उसी अंदाज में हमारे सवालों का जवाब दिया जिस अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं। हुगली हॉट से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगले एपिसोड में हम आपको ऐसे ही किसी मशहूर शख्सियत के साथ मिलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।